हे गाइस, तो हमने देखा था कि पिछला चैप्टर येकिन और चेंग फाइची के बीच इमोशनल मोमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ था। संडे इवनिंग येकिन अपने अपार्टमेंट में होमवर्क कर रहा था जब चेंग फाइची लेट आता है। येकिन का गुस्सा फिर से निकल पड़ता है क्योंकि उनका मिलने का टाइम अब काफी कम हो गया था। फाइची अपने बिजी स्केड्यूल के बारे में बताता है, लेकिन येकिन का मूड अभी भी थोड़ा ऑफ है। जब जाओ फैंग और ईरान के बर्थडे गिफ्ट्स का सीन होता है, येकिन थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि जाओ फैंग दो तरफ गिफ्ट्स दे रहा होता है और येकिन को ये बिहेवियर पसंद नहीं आता। इसके बाद येकिन अपनी मॉम की तरफ से एक अनयूजुअल सिचुएशन देखने को मिलती है जब उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फाइनली येकिन का बर्थडे आता है, लेकिन फाइची बिजी रहता है और येकिन गुस्सा हो जाता है। फाइची को हॉस्पिटल की वजह से ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा था और येकिन को लगता है कि फाइची उसे इग्नोर कर रहा है। पर जैसे ही फाइची का मैसेज आता है, येकिन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है और फाइनली अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में भी सोचता है। अब आगे चैप्टर शुरू होता है जिया युआन कम्युनिटी अपार्टमेंट में, जहां येकिन रात के 10 बजे तक अकेले बैठ के वेट कर रहा था। और जैसे ही चेंग फाइची फाइनली थका हुआ दरवाजा खोलता है तो एकदम से एक काला साया उसकी तरफ उड़ता है और सीधा उसके मुंह पे टकराता है। वो साया और कुछ नहीं, सिर्फ एक पिलो ही था। चेंग फाइची ने रिफ्लेक्स के साथ उठा के वो पिलो पकड़ लिया था और एक कंफ्यूज सा मुंह बनाया और सामने देखा तो येकिन दोनों हाथ कमर पे, जो फुल गुस्से में खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि कल ही आते ना सीधा, तुम्हें क्या जरूरत थी आज आके मेरे बर्थडे को इतना लेट सेलिब्रेट करने की। जवाब में चेंग फाइची ने कुछ भी नहीं कहा। इंस्टेड एक छोटा सा केक बॉक्स उसके हाथों में पकड़ा दिया और बोला, आई एम ग्लैड कि मैं तुम्हारे बर्थडे खत्म होने से पहले आ पाया। केक को देखते ही येकिन का गुस्सा तुरंत ही पिघल गया था, पर फिर भी शक्ल पे एटीट्यूड स्टिल ऑन पॉइंट था। वो स्लो मोशन में सोफे से उठकर टेबल तक आया और केक को एक नजर देखते ही नाक चढ़ाते हुए बोला, इतना छोटा केक, ये तो मैं कुछ सेकंड्स में ही खा जाऊंगा। पर फिर भी चाहे उसका असली बर्थडे आज ना हो, येकिन का मूड फुल सेलिब्रेशन मोड में ही था। कैंडल जलाई गई, विश किया गया और सब बर्थडे के रिचुअल्स प्रॉपरली किए गए जैसे किसी रॉयल प्रिंस का बर्थडे हो। चेंग फाइची ने उसे प्यार से देखते हुए विश भी किया कि हैप्पी बर्थडे किन। लास्ट में येकिन ने अपना ड्रामा दिखाते हुए चिन उठा के अपनी आंखों में स्पार्कल भर के एक हाथ एक्सटेंड करके डिमांड किया, तो मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? चेंग फाइची ने कामली बोला, तो अपनी आंखें बंद करो। येकिन का मन तो नहीं था आंखें बंद करने का, क्योंकि पूरा आधा महीना हो गया था उसने चेंग फाइची को देखे हुए और अब जब वो उसके सामने था तो उसे वो बस देखते ही रहना चाहता था। और दूसरी बात, गिफ्ट के नाम पे उसमें एक्साइटमेंट भी ज्यादा थी, तो वो हल्की सी आंखें बंद करके और फिर एक छोटी सी क्रैक से चोरी चोरी देखने लगा। उसने देखा कि चेंग फाइची ने अपनी पॉकेट से कुछ छोटा सा निकाला। उसे लगा कि कोई एक्सेसरी या की चेन होगा। तभी चेंग फाइची ने उसका हाथ उठाया, पाम को नीचे की तरफ किया और फिर एक छोटी मेटल रिंग उसके रिंग फिंगर के टिप से लेकर बेस तक स्लाइड होती चली गई। चेंग फाइची अभी कहने ही वाला था कि अब आंखें खोलो, लेकिन येकिन ने खुद ही आंखें खोल दी। एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उस चमकते हुए रिंग को देखता रहा। कुछ सेकंड्स के लिए तो उसे सच में ऐसा लग रहा था कि उसका साउल ही उसके बॉडी से एग्जिट मार गया हो। चेंग फाइची ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोला, तुम्हारे फिंगर्स पतले हैं ना? सेल्सगन ने बोला था कि पतले रिंग तुम पे बेटर लगेगी। चेंग फाइची के वार्म फिंगर टिप्स येकिन की रिंग फिंगर के बेस को जेंटली रब कर रहे थे और वो छोटी सी रिंग जिसमें सिर्फ एक डायमंड था उसके फिंगर पे धीरे से रोटेट हो रही थी। डायमंड की लाइट फ्लिकर कर रही थी, बिल्कुल उस मोमेंट की तरह, बिल्कुल सॉफ्ट और रियल। चेंग फाइची ने स्लाइटली अपोलोजेटिक टोन में बोला, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि एक डायमंड वाला रिंग ही मैं ले पाया। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो बाद में नया ले दूंगा, जितने चाहो उतने डायमंड वाला। उसके इस सेंटेंस ने जैसे स्वीट रोमांटिक मोमेंट को एकदम से रियलिटी से अवगत करा दिया हो। येकिन ने एक ब्लैंक एक्सप्रेशन से उसकी तरफ देखा और थोड़ी सी डिप्रेस्ड आवाज में बोला, भाई रोमांटिक सीन चल रहा है, डोंट स्पॉइल द मूड।
चेंगफाई जी ने लेकिन हल्का सा हंस पड़ा और सॉफ्टली बोला, एक ही डायमंड ठीक है, क्योंकि एक ही दिल है और एक ही इंसान। और ये सुनकर तो ये किन पूरा लाल ही हो गया था। डिक्लेरेशन ऑफ लव ना। लेटर जब ये किन शॉवर लेके बाहर आ रहा था, तब फाइनली उसके दिमाग की ट्यूब लाइट जली। वेट अ मिनट, इसका मतलब वो जो इतने दिनों से बिजी था, मतलब क्या वो रिंग के लिए पैसे जमा कर रहा था? वो तुरंत बाथरोब लपेट के वेट हेयर पोंछते हुए भाग के आया बेडरूम में और चेंगफाई जी को डायरेक्ट कन्फ्रंट कर दिया। लेकिन चेंगफाई जी ने भी कामली मना कर दिया और बोला, अरे नहीं, मैं सच में माँ की तबीयत की वजह से ही बिजी था बस। पर येकिन का डाउट और बढ़ गया। उसने देखा चेंगफाई जी के राइट हैंड के पाम पे एक फ्रेश सी लंबी कट वाली चोट थी, वो भी ऑलमोस्ट 1 इंच लंबी। उसे चिंता करते हुए पूछा, ये क्या हुआ कि तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लग गई? चेंगफाई जी कैजुअली बोला, जिसे कोई बहुत बड़ी बात ना हो, साइकिल चलाते वक्त गिर गया था, बस हाथ लग गया ग्राउंड पे। येकिन का फेस एकदम आर यू सीरियस वाले मोड में आ गया था। तो तुम साइकिल राइड करते वक्त हाथ से ग्राउंड पे चलते हो क्या? येकिन को लगा कि अब तक तो हमेशा चेंगफाई जी ही उसका ख्याल रखता था, लेकिन इस बार फाइनली मामला उल्टा हुआ था। उसने कॉटन स्वैब में हल्का सा अल्कोहल लगाया और बहुत ही ध्यान से चेंगफाई जी के हाथ की चोट को साफ करने लगा। फिर पूछा, दर्द हो रहा है क्या? वो पूछता गया हर बार जब भी वो स्वैब को वाउंड के पास ले जाता। वाइप करने के बाद बिना सोचे वो उसके हाथ को अपने मुंह के पास ले जाता और हल्का सा उस पर फूंक मारता। चेंगफाई जी का कंफ्यूज एक्सप्रेशन देख के येकिन थोड़ा सा हंसा और फिर उसे समझाते हुए बोला कि मैं ब्लो कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो जाए। ठंड का टाइम है ना, मुंह से गर्म हवा जाएगी तो तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा। और वो रिपीट करता गया 1-2 बार और हल्का सा फूंक मार के। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे लगा कि चेंगफाई जी का एक्सप्रेशन और ऑकवर्ड हो गया था। उसने अपना चेहरा साइड में कर लिया, जैसे कुछ छुपाना चाह रहा हो, कुछ फील कर रहा हो पर कह नहीं पा रहा। वो मोमेंट अजीब था, बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ एक साइलेंस में कुछ चल रहा था दोनों के बीच। लेकिन जो यूजुअली सब कुछ कैजुअली ले लेता था, उस पल को अच्छे से समझ गया था। वैसे देखा जाए तो उनकी इतनी लंबी रिलेशनशिप के बाद भी उनके बीच फिजिकल क्लोजनेस का चांस बहुत कम ही मिला था, मतलब उन्हें। पर आज येकिन को फाइनली वो फीलिंग आई कि ये मोमेंट सही था, वक्त भी सही था, जगह भी सही थी और सबसे इम्पोर्टेंट बंदा भी सही था। तो येकिन बिना किसी हेसिटेशन के बेड पर चढ़ गया। चेंगफाई जी ने भी रिफ्लेक्सिवली उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ जैसे ही येकिन की सॉफ्ट स्किन को छू गए, चेंगफाई जी की सांस एकदम से भारी हो गई थी। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और हाथ से उसे थोड़ा सा पुश करते हुए बोला, नीचे उतरो और कपड़े पहन लो। पर येकिन बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं था। येकिन की बॉडी पर सिर्फ एक ही बाथरोब था, वो भी चेंगफाई जी के पुश से सड़क के नीचे गिर गया था और वो जस्ट अभी नहा के बाहर निकला था और उसके स्किन से अभी भी हल्की हल्की स्टिम उठ रही थी और चेस्ट बिल्कुल एक्सपोज्ड। और बिना कुछ बोले वो आगे बढ़ा, चेंगफाई जी को बेड पर धकेल दिया और दोनों हाथ उसके आसपास रख के उसे पकड़ लिया, जिसे कह रहा हो, अब तो कहीं नहीं जाने दूंगा। और फिर धीरे से कॉन्फिडेंस के साथ उसके क्लोज आया और सॉफ्टली उसके लिप्स के पास आके रुक गया। वो छोटा सा शैतान बिना किसी रूल्स के किस कर रहा था, कभी चीक पे, कभी ईयर के पास, लेकिन लिप्स तक आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चेंगफाई जी ने उसे फिर से पुश किया, पर उसके हाथ उसके एक्सपोज्ड कमर को छू गए, तो उसने उसे और जेंटली होल्ड किया ताकि वो ज्यादा हिलना बंद करे। फिर थोड़ा सा डेस्परेट होकर उसने फाइनली आवाज लगाई, येकिन। नाम सुनते ही येकिन का थोड़ा सा मोमेंटम रुक गया। ऊपर से नीचे उसने चेंगफाई जी की तरफ देखा। उसकी ब्रीदिंग हैवी थी, चीक से हल्की सी सलाइवा की ड्रॉप नीचे गिर गई थी, जिसे उसने कैजुअली लिक कर लिया और फिर डिक्लेयर किया कि मैं अब एडल्ट हो चुका हूँ। चेंगफाई जी थोड़ा सा स्टन था, शायद येकिन के इस सडन सीरियस टोन से अफेक्ट हो गया था। वो उसकी आंखों में देख रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन जब उसने अपने हाथ को पीछे खींचने की कोशिश की तो येकिन ने तुरंत पकड़ लिया और उसकी हाथ अपनी कमर पर वापस प्रेस कर दिए और बोला, डोंट मूव। येकिन ने ये सॉफ्टली पर कमांड भरे टोन में कहा था
उसे थोड़ा सा बुरा लगा कि चेंग फाइची अभी भी इतना हेसिटेट कर रहा है, पर वो फिर भी इस मोमेंट पर गिव अप नहीं करना चाहता था। जब उसे लगा कि फाइची अब एस्केप नहीं कर सकता, तो उसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और चेंग फाइची को वो रिंग दिखाई जो अभी थोड़ी देर पहले ही उसने पहनाई थी। उसकी आंखों में थोड़ा सा मिस्चीवियस लुक था जब वो बोला, पता है रिंग का मतलब क्या होता है? बताओ, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये रिंग पहनाने की? फाइची की नजर रिंग पे गई, वो रिंग जो सॉफ्ट रोज गोल्ड कलर की थी, जो येकिन के फेयर फिंगर्स पे और भी ज्यादा खिल रही थी। जब उसने वापस येकिन के फेस की तरफ देखा तो पाया कि उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसका एडम एप्पल बॉबल कर रहा था, जैसे कुछ बोलने ही वाला हो, लेकिन येकिन उसके पहले ही उस मोमेंट पर हावी हो गया था। बोला, अगर तुमने मुझे ये रिंग पहनाई है तो अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। येकिन को डर था कि अगर फाइची बोलने लगा तो फिर से उसी के पेस पे गेम चलने लगेगी। इस बार वो चांस नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत अपना ट्रम्प कार्ड खेला। उसी के तरीके से उसी को पिचका दिया। जो किया है उसकी जिम्मेदारी लो। बच्चे भी जानते हैं कि अगर कुछ गलत कर दो तो सॉरी बोलते हैं, तुम तो बड़े हो, राइट? जैसे ही येकिन ने वो लाइन बोली, पूरा सीन ही फ्लिप हो गया। अगला मोमेंट आया और दुनिया ही घूम गई, मतलब लिटरली। चेंग फाइची ने उसे उलट दिया था और उसे डायरेक्ट बेड पे प्रेस कर दिया। उसका एक हाथ उसकी कमर के अराउंड था और दूसरा उसके फेस के बिल्कुल पास। वो अपनी पूरी बॉडी लीन करके उस पर शैडो बना रहा था। उसकी आंखों का फोकस इतना डायरेक्ट था जैसे कोई एक्सरे ही कर रहा है। येकिन की बॉडी और फेस दोनों एक साथ गर्म होने लगे। थोड़ा ऑकवर्ड फील करके उसने उनकी आंखों का कांटेक्ट तोड़ दिया और अपनी आंखों को साइड में घुमाया और ब्लफ करते हुए बोला, क्या देख रहे हो इतना? चेंग फाइची बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए सीधा बोल गया, अच्छा लग रहा है बिकॉज यू आर क्यूट। उसका लो और थोड़ा सा होर्स वॉइस बिल्कुल क्लोज उसके कान के पास था। उसका मन हुआ कि अपने सुपर गर्म होते कान को हाथ से ढक ले, पर वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि फाइची ने उसे इतना टाइट हग किया था कि उसका पूरा वेस्ट उसके अगेंस्ट प्रेस हो रहा था और येकिन लिटरली हिल भी नहीं पा रहा था। येकिन इतना शर्मा गया था कि उसका चेहरा लिटरली टमाटर जैसा लाल हो गया था। उसने तुरंत अपना फेस साइड में घुमाया और ऑकवर्डली अपना बॉडी ट्विस्ट करते हुए बस इतना ही बोल पाया कि तुम पहले। लेकिन उसके मुंह से ये दो वर्ड्स निकलते ही एक बड़ी सी शैडो उसके ऊपर छाने लगी और नेक्स्ट सेकंड फाइची उसके बिल्कुल करीब आके उसके हॉट लाल लिप्स पर एक किस कर गया। बिना कोई वार्निंग, बिना रुकावट, सीधा, इंटेंस और फुल ऑफ फीलिंग्स। वो दोनों पहले भी कई बार किस कर चुके थे, कभी हल्का सा, कभी थोड़ा लंबा, कभी इमोशनल, लेकिन आज का किस सबसे अलग था। इसमें एक ऐसी इंटेंसिटी थी जो पहले कभी नहीं थी। उनकी बॉडीज के बीच एक स्किन जैसी इलेक्ट्रिक स्पार्क बन चुकी थी। हर टच, हर ब्रश, हर मूवमेंट में एक बर्निंग कनेक्शन महसूस हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है मिडनाइट पर। रात के तकरीबन 2:30 बज चुके थे जब फाइनली सब कुछ खत्म हुआ। येकिन सीधा बेड पर गिर गया। नींद उसकी आंखों में छाई हुई थी, लेकिन चेंग फाइची ने उसे खींच के उठाया और बोला, पहले बाल तो सुखा लो। ब्लोअर की हल्की गर्म हवा चल रही थी और उसी बीच येकिन फिर से लेजी हो जाता है। येकिन चेंग फाइची की बाहों में लीन हो जाता है और उसका हाथ अपनी कमर पे इस तरह रखता है जैसे वो बताना चाह रहा हो कि मेरी कमर दर्द हो रही है, प्लीज दबा दो। फाइची ने उसके बाल ब्लो करने के बाद कहा कि ठीक है, तुम लेट जाओ, मैं मसाज भी कर देता हूँ। येकिन ने लेजीनेस के मारे एक लंबी सी जम्हाई ली और फिर चेंग फाइची की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी रिंग कहाँ है? चेंग फाइची ने बस कैजुअली उसे सिर्फ इतना ही बताया कि वो अभी सिर्फ एक ही रिंग खरीद पाया है। येकिन को एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत भी नहीं थी, उसने खुद ही अंदाजा लगा लिया। ऑब्वियस था कि पैसे कम होंगे। उसका मूड हल्का सा ऑफ हो गया। एक स्ट्रेन सी डिससैटिस्फैक्शन थी उसके अंदर। सिर्फ एक लव सीरीज की रिंग, व्हाट्स द पॉइंट? मतलब उसने कपल रिंग में से सिर्फ एक ही रिंग ली थी, उसका ये कहने का मतलब था। येकिन ने चेंग फाइची से स्लो वॉइस में बोला, झूठे हो तुम। ये सुनते ही फाइचीज ने आईब्रोज उठाई। फिर येकिन ने मुंह बना के कहा, तुम इतने दिन गायब रहे सिर्फ एक छोटी सी रिंग के लिए, और ऊपर से बोला कि घर पे कुछ इमरजेंसी है। सब झूठ था ना? घर में सच में काम था,
वरना मैं इतनी जल्दी कैसे भागता। चेंग फाई ची ने कामली जवाब दिया, लेकिन फिर बिना कोई वार्निंग दिए अचानक से टॉपिक शिफ्ट कर दिया और बोला, बिसाइड्स ऐसा तो नहीं है कि तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। ये किन का दिल एक सेकंड के लिए स्किप कर गया। उसे पता था कि फाइची को कुछ भी नहीं पता है, पर फिर भी उसका गला सूख गया। नर्वसनेस में बोलते हुए उसकी आवाज ही अटक गई। बोला, मैं कब झूठ बोला, कब? फाइची ने थोड़ा फेक सीरियस टोन में कहा, तीन झूठ बोले हैं, मतलब 3 बार। क्या 3 बार कैसे? ये किन तुरंत बेड पे उठ के बैठ गया। फाइची ने एक आईब्रो उठाई और बोला, तो तुमने मान लिया ना? सच तो ये था कि 3 क्या, उसने काफी बार छोटी मोटी बातें छुपाई थी, पर ऑब्वियसली सच बोलना मतलब अपनी ही ग्रेव खोदना था उसके लिए। तो येकिन ने क्विकली एक ऐसी बात पकड़ी जो ज्यादा बड़ी ना हो। बोला, वो जो लड़की थी ना जिसे मैं तुम्हारे घर ले आया था वो ट्यूशन के लिए, वो मेरी बहन नहीं थी। फाइची कंफ्यूज सा हो गया। बोला, बहन? हाँ, वो छोटी सी लड़की, वो जाओ फेंग की बहन थी, मेरी नहीं। येकिन ने बेडशीट के थ्रेड्स खींचते हुए बोला, जिसे कन्फेस करना किसी वाइवा से ज्यादा स्ट्रेसफुल काम हो उसके लिए। फाइची ने एक सेकेंड के लिए कुछ नहीं बोला, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ मुझे पता था, उसका सरनेम तो जाओ था ना। अगर वो तुम्हारी बहन होती तो उसका सरनेम ये होता ना। क्या? येकिन की तो आंखें ही फट गई। पता था तो मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया? तुम ऐसे ही मेरे साथ प्रिटेंड कर रहे थे क्या? फाइची ने उसकी कमर रब करते हुए उसे क्विल से ढक दिया और फिर उसके चीक को पिंच करके बोला, तुम्हें ऐसे देख के ना मजा आता था, छुप छुप के झूठ बोलते हुए और फिर गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ ऊपर नीचे उचकते हुए। काफी इंटरेस्टिंग लगता था। उस वक्त तो येकिन पूरी तरह से नो फिल्टर मोड में था, चेजिंग फाइची, वो भी बिना किसी तमीज के, ना कपड़ों का होश ना बातों का, बस दिल से दीवाना, रेकलेस, वाइल्ड बट रियल। लेकिन फाइची को उसका ये अंदाज कभी बॉदर नहीं करता था। इनफैक्ट हर रात सोने से पहले वो सोचता था कि कल येकिन क्या नई नौटंकी करेगा। शायद उसी वक्त उसने येकिन से प्यार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि येकिन ऐसा था कि वो जहाँ जाए सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ले। इधर येकिन को भी अपनी पुरानी हरकतें याद आई कि वो कितना चाइल्डिश लगता था उस समय। शर्म के मारे उसने तुरंत फाइची का हाथ हटा दिया और क्विल्ट उठा के अपने सिर पर डाल दिया, जिसे बहुत एम्बैरेसिंग हो वो उसके सामने। सुबह होने वाली थी, तभी रूम का रेडिएटर अचानक बंद हो गया, हीटिंग गायब और एयर कंडीशनर सिर्फ कर रहा था बिना किसी काम के। येकिन फिर से चेंग फाइची के पास सरक गया वार्मथ के लिए और कंप्लेन करते हुए बोला, ये कैपिटल सिटी ना बिल्कुल बकवास है, गर्मी में जला देती है, सर्दी में जमा के मार देती है। मैं तो किसी ट्रॉपिकल आइलैंड पे शिफ्ट हो जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। फाइची ने भी कामली कहा, ठीक है, पहले एंट्रेंस एग्जाम तो निकाल लो। येकिन ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, तुम बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही सोच सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम की तो ऐसी की तैसी। फाइची हंस दिया। उसने सोचा, क्या करे, वही तो एक ऐसा रास्ता है कि तुम्हारे साथ मैं एक ही यूनिवर्सिटी जा सकता हूँ। उसने फिर कामली रिपीट किया, कॉलेज एग्जाम के बाद मैं तुम्हें ट्रॉपिकल आइलैंड ले जाऊंगा। येकिन ने सर्दी भूल के तुरंत अपना फेस उठाया, आंखों में चमक के साथ पूछा, क्या सच में? फाइची ने सिर्फ मुस्कुरा के उसके नाक पर टैप टैप करते बोला, मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? चेंग फाइची के इस सवाल ने सीधा येकिन के दिल पर चोट मारी थी। उसका चेहरे का रंग थोड़ा उड़ गया, दिल गिल्ट से भर गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा, फिर धीरे से अपना फेस क्विल के अंदर से बाहर निकाला और चुपके से फाइची के इंजर्ड हाथ को टच किया। फिर उस हाथ को अपने दोनों हाथों से टाइटली पकड़ के हल्का सा झुककर बोला, आगे से मेरे लिए ऐसा कुछ मत खरीदना, मुझे तुम्हारे काम करने का टाइम नहीं चाहिए। मैं वो बस चाहता हूँ कि वो वक्त तुम मेरे साथ बिताओ। शायद अभी भी वो न्यू लव वाले हनीमून फेज पे था, या फिर इसलिए क्योंकि अब दोनों के बीच सबसे ज्यादा इंटीमेट मोमेंट हो चुका था। येकिन का दिल चाहता था कि सिर्फ चेंग फाइची सिर्फ उसका हो, हर वक्त हर पल, मतलब 24/7, और कुछ चाहिए ही नहीं था उसे। लेकिन कुछ कहूँ तो उनकी लाइफ में अभी भी काफ़ी सारी छोटी छोटी टेंशन्स पेंडिंग थी, जैसे चेंग फाइची की मॉम की इलनेस
और येकिन की सैड एकेडमिक परफॉर्मेंस। इधर स्कूल में इस साल का लास्ट मंथली एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया था और इसमें येकिन ने अपना लोअर 28th रैंक प्राउडली मेंटेन किया था। रिजल्ट सुनकर चेंगफाइची ने बस एक ठंडी सांस लेकर बोला, चलो अब मेरे गलत सवालों का फोटो भेज दो, मैं तुम्हें रिमोटली प्यार भरा एजुकेशन दूंगा आपसे। रॉन्ग क्वेश्चंस के लिस्ट देखते ही शुरू हो गई थी येकिन की कॉपी एंड क्राई जर्नी। लास्ट टाइम सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला गलत रटा था ना, फिर से गलत, 20 बार लिखो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर पिछले वीक ही डिस्कस किया था ना, फिर से उल्टा पुल्टा लिखा, उसे 30 बार लिखो। और ये देखो, लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड कंडक्ट नहीं करता, पर हाइड्रोजन क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, इस सेंटेंस को 50 बार लिखो। ये सब सुनकर तो येकिन की आंखों में जैसे आंसू ही आ गए। बोला, ये पनिशमेंट लास्ट बार से ज्यादा क्यों है यार? पर चेंगफाइची ने एकदम काम टोन में बोला, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स रिसेंटली रिवाइज किए थे और इतने जल्दी भूलना अलाउड नहीं है। इस पर येकिन का रिएक्शन यही था कि ठीक है भाई, तुम टॉपर हो, तुम्हारा हर डायलॉग वेद वाणी है। इधर स्कूल में न्यू ईयर्स डे के बाद नंबर 6 मिडिल स्कूल का एनुअल विंटर स्पोर्ट्स मीट हुआ। इस बार चेंगफाइची अपनी मॉम की केयर में बिजी था, तो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन येकिन के पास वैसे भी कोई खास काम नहीं था, तो अपने क्लास मॉनिटर की ग्लोरी फॉर द कलेक्टिव वाली स्पिरिट को याद करके उसने लॉन्ग जंप में नाम लिखवा दिया था। कंपटीशन के बीच में जो लड़का फर्स्ट आने का स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट था, उसका एंकल ट्विस्ट हो गया और वो बाहर हो गया और बिना किसी प्लान के येकिन पहले नंबर पे आ गया। लाओ इफेंग ने उसके सीने पे एक बड़ा सा लाल फूल चिपका के उसे पोडियम तक पुश किया और उसके हर एंगल से फोटो भी खींच डाले। वो बड़ी क्यूरियोसिटी से उसे सारे फोटो दिखाने आया। वो इसीलिए भी एक्साइटेड था क्योंकि ये उनके लिए लास्ट विंटर गेम्स थे, क्योंकि अगले साल तो वो सब कॉलेज में होंगे, राइट। येकिन ने उनमें से अपनी मोस्ट हैंडसम फोटो सेलेक्ट की और चेंगफाइची को भेज दी। चेंगफाइची का रिप्लाई आया बस 2 लफ्जों में, क्या शादी करें? येकिन का दिल तो स्क्रीन देख के लिटरली हार्ट स्किप ही कर गया। दिल ही दिल में बोला, हाँ काश। लेकिन टेक्स्ट करते वक्त बड़े एटीट्यूड के साथ लिखा, मैं फर्स्ट आया हूँ, देखा नहीं क्या तुमने? फिर चेंगफाइची की तरफ से तुरंत कोई रिप्लाई नहीं आया। उस वक्त वो हॉस्पिटल में बिजी था। आज चेंगजिन का वार्ड शिफ्ट हो रहा था और फाइची ने पूरा दिन स्टेयर्स के चक्कर लगाए थे, सारा सामान उठाया था। सब खत्म करके जब वो इन पेशेंट बिल्डिंग से निकल के हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ जा रहा था, एक मोड़ पे वो जैसे ही मुड़ा तो सामने एक फैमिलियर सा चेहरा आ गया। 1 साल बाद वो उस आदमी से दोबारा मिला था आज। पर अजीब बात ये थी कि उस आदमी में जरा भी फर्क नहीं आया था। वही फॉर्मल सूट, प्रॉपरली बंधी हुई टाई, ऊपर से एक क्रिस्प लॉन्ग कोट, सब कुछ वैसा का वैसा। उसके खड़े रहने का भी एक अलग ही लेवल, एक अलग ही ऑरा था। लेकिन चेंगफाइची बिल्कुल अनफेज था। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा भी नहीं, सिर्फ उसके साइड से होते हुए आगे बढ़ गया, जैसे ही वो कोई स्ट्रेंजर हो। पर अभी उसने 2 ही कदम लिए थे कि पीछे से एक ठंडी और अथॉरिटिव सी आवाज आई, जाओची, डैड तुमसे बात करना चाहते हैं। 3rd म्युनिसिपल हॉस्पिटल के आसपास तो फास्ट फूड जॉइंट्स की कमी नहीं थी, लेकिन अगर किसी को कुछ शांत बैठक या सीरियस बातचीत करनी हो तो बस एक ही जगह सुटेबल लगती थी। बाहर ठंडी हवा तेज थी। वो आदमी जैसे ही कैफे के अंदर आया, उसने अपना कोट थोड़ा सा ठीक किया, फिर कॉलर सीधा किया और फिर उसकी नजर सीधा चेंगफाइची पर गई। चेंगफाइची ने एक पुराना सा कॉटन पैटेड जैकेट पहना हुआ था, जो इतना वॉश हो चुका था कि अब ऑलमोस्ट सफेद वाइट सा ही लग रहा था। ये देखकर वो आदमी कैजुअली बोला, पिछले साल तुम्हारे लिए जो कपड़े लाए थे वो क्यों नहीं पहने? जो पुराने हो जाए तो डैड नए ला देंगे ना। लेकिन चेंगफाइची ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा एक खाली टेबल ढूंढा और बैठ गया और बोला, जो भी कहना है जल्दी बोलो, मुझे वापस जाना है। उसकी इस तरह की ठंडी और सीधी बात सुन के भी उस आदमी को जरा भी ऑकवर्ड नहीं लगा। बस रिलैक्स्ड आवाज में, रिलैक्स अंदाज में उसने वेटर को बुलाया, कॉफी का ऑर्डर दिया और थोड़ी निगोशिएटिंग टोन में बोला, तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम्हें मीठा पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है, तो चलो डेजर्ट को स्किप कर देते हैं। जब से वो आदमी आज चेंगफाइची के सामने आया था,
उसका टोन और शब्दों में एक अजीब सी इंटीमेसी थी, पर एटीट्यूड वही पुराना था। पर फाइची को उसका ये ओवरली कंफर्टेबल एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही अननेचुरल लग रहा था, इसलिए वो सिर्फ चुप ही रहा। उनकी बातों का टॉपिक का फ्लो लाइफ से लेकर स्टडीज तक गया, लेकिन ज्यादातर बोलना तो सिर्फ वो आदमी ही कर रहा था। फाइची का ध्यान विंडो के बाहर सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर था। वो देख तो रहा था, पर क्या सुन भी रहा था ये कहना मुश्किल था। फिर जब बात पिछले साल के डबल फर्स्ट प्राइज की आई तो वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपने दोस्तों के साथ भी तुम्हारी बात की थी उस टाइम। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा इतना टैलेंटेड है। सबको लगा कि मैं ओवर हाइप कर रहा हूँ। बस यही लाइन सुन के चेंग फाइची और नहीं झेल सका। उसने फाइनली अपनी नजर उस आदमी के चेहरे पर लाई और सीधा बिना किसी ले दे के बोला, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। वो आदमी एक सेकंड के लिए थोड़ा सा चौंक गया, शायद क्योंकि वो इतनी ब्लंट रिजेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा था उससे। लेकिन फिर भी उसने कॉफी का कप उठाया, एक सिप ली और जैसे कुछ हुआ ही नहीं नॉर्मल फेस के साथ बोला, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम इम्पल्सिव हो। अब लगता है कि वो सच ही कह रही थी। स्माइल अभी भी उसके लिप्स के कोने पर टिकी हुई थी। इतना तो अब क्लियर हो गया था कि अचानक मिलने का कोई कोइंसिडेंस नहीं था। चेंगजिन ने ही ये सेटअप किया था और शायद दोनों के बीच रेगुलरली बात भी होती थी। चेंग फाइची की आंखों में एक छोटी सी फ्रॉन की झलक आई। उसने थोड़ा सा कोल्ड सा जवाब दिया, इम्पल्सिव तो आपके घर वाले भी अच्छे खासे होते हैं। वैसे तो ज्यादा ताना मारना में वो एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी और उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। चेंग फाइची को लगा कि उसने थोड़ा ज्यादा तीखा जवाब दे दिया है। ऐसा कमेंट सुन के तो कोई भी अपनी इज्जत के लिए खड़ा हो जाता, पर उस आदमी ने बस एक हंसी के साथ कह दिया, तुम बिल्कुल अपने माँ जैसे ही हो। फाइची ने इसलिए हार नहीं की थी कि वो उस आदमी को मौका दे कि वो डिसाइड करे कि वो किस पर गया है। उसने बस ये सोचा था कि आखिरी बार सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। शायद उस आदमी ने भी उसकी बेचैनी समझ ली थी और जाने से पहले वो फाइनली अपने असली मुद्दे पर आ गया और बोला, मैंने सुना है तुम बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहते, ऐसी क्या दिक्कत है, खुल के बताओ। फाइची भी सीधा जवाब देना चाहता था ताकि वो लोग अपना प्लान्स छोड़ दे, तो वो भी बिना झिझक बोला, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए मैं यही रहना चाहता हूँ। उस आदमी ने बस सर हिलाया और बोला, तुम बहुत समझदार हो, माँ के लिए सोचने वाले हो, अच्छे लड़के हो, और कोई वजह? फाइची ने सीधा आंखों में देख के बोला, मैं आपका पैसा भी यूज नहीं करना चाहता। उसे लगा कि अब अगला स्टेप तो वही होगा, एक लंबा भाषण वाला स्पीच, ये सब तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा वगैरह वगैरह। पर उस आदमी ने उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग रिएक्ट किया। उसने टेबल पर 2 बार उंगली से टैप किया और बस इतना ही पूछा, और कोई रीजन? नहीं, पक्का? चेंग फाइची का एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट था। और क्या हो सकता है? तब वो आदमी पीछे चेयर में आराम से लीन करके बैठा। उसके चेहरे से वो ही यूजुअल सब मेरे कंट्रोल में है वाला कॉन्फिडेंस टपक रहा था। और फिर उसने खुद ही एक और वजह गिना दी, और वो ये फैमिली का लड़का। हॉस्पिटल वापस जाते वक्त चेंग फाइची ने अन फैंग को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने गहरी सांस ली और हेसिटेट करते हुए बोला, आंटी, उस साल क्या हुआ था, आप मुझे बता सकती हैं? चेंग फाइची ने जब सुना कि वो आदमी डायरेक्टली उससे मिलने आया था तो वो पहले तो थोड़ा हैरान हो गई, फिर एक लंबे साय के बाद कहने लगी, मुझे नहीं लगा था कि इतने सालों बाद भी वो उस बात को दिल से नहीं निकाल पाएगी। फिर उन्होंने शुरू किया उन पुराने दिनों का जिक्र। 20 साल पहले चेंगजिन और रैन फैंग की मुलाकात हुई थी। तब चेंगजिन प्रेग्नेंट थी और अकेली यूलिन कम्युनिटी में शिफ्ट हुई थी। आंट फैंग जो सब्जी लेने जा रही थी, उसने देखा कि एक प्रेग्नेंट औरत इतने बड़े पेट के साथ स्ट्रगल कर रही है, तो वो मदद के लिए आगे आ गई थी। थोड़ी देर बाद पता चला कि चेंगजिन अकेली रहती थी, तो आंट फैंग उससे रेगुलर मिलने जाने लगी। दोनों की उम्र मिलती थी, बातें भी, तो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। आंट फैंग ने कहा, मैंने उससे 2 बार पूछा भी था कि पहले क्या हुआ था, पर उसने कभी क्लियरली कुछ बताया ही नहीं। मैं भी चुप हो गई। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब वो तुम्हारे साथ 5 महीने की प्रेग्नेंट थी
तब बहुत ठंड थी और शायद बर्फ भी गिर रही थी। तब भी उसने खुद से एक टिकट खरीदी और बोला कि वो एस सिटी जा रही है। मैंने पूछा भी कि क्या तुम बच्चे के फादर को ढूंढने जा रही हो, पर उसने कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। सिर्फ इतना कहा कि घर का ध्यान रख लेना, अगर मैं वापस न आई तो तुम देख लेना। आन फैंग की आवाज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी। बोली, सच बताऊं तो मैं चाहती थी कि वो कभी वापस ना आए। इसीलिए नहीं कि मैं उसका घर रख लूं, बल्कि इसीलिए कि शायद उसे कोई साथ मिल जाए, एक आदमी जिसके साथ वो जिंदगी बिता सके। मैं देख सकती थी कि तुम्हारी माँ का इरादा तुम्हें चुपके से पैदा करने का था, और जब उसने उस सफर पे जाने का जिक्र किया तो मुझे लगा कि शायद उसने अपना फैसला बदल लिया है। पर उनकी बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने आगे बताया, पर पता है 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि वो वापस आ गई, एक पुरानी ग्रीन ट्रेन में ट्रैवल करके। 10 घंटे से ज्यादा तक खड़ी रही, क्योंकि उसे कोई सीट ही नहीं मिली थी, क्योंकि उसने एक पतला सा कॉटन जैकेट पहना था और प्रेगनेंसी दिख नहीं रही थी। किसी ने सीट भी नहीं दी उसे। वो ऐसे ही ठंड में ठिठुरती रही पूरे 10 घंटे। आंट फैंग को हमेशा चेंगजिन की सालों की मेहनत और उसका वो तन्हा स्ट्रगल याद आता था, और वो अक्सर एक ही बात बार बार चेंगफाई ची से कहती थी कि अपनी माँ का ख्याल रखना। उसने बहुत कुछ सहा है। चेंगफाई ची चाहे खुद वो सब नहीं महसूस कर सकता था, पर फिर भी जब भी वो ये पुरानी बातें सुनता, अंदर से तो वो जरूर उसे कुछ चुभता था, जैसे उसकी माँ ने ये सब उसकी वजह से झेला हो। फिर उसने धीरे से पूछा, फिर क्या माँ ने बताया कि वो एससीटी क्यों गई थी आंटी? आंट फैंग का जवाब भी सीधा था। वो बोली, इतनी सेल्फ रेस्पेक्ट वाली औरत थी तुम्हारी माँ, कुछ बताती क्या वो? मैं तो कह रही हूँ कि जरूर कोई अच्छी बात नहीं थी। जब वो वापस आई ना खाना खा पाई न सो पाई, जिसे उसका सब कुछ टूट गया हो। तबीयत भी खराब हो गई थी उसकी, वरना तुम्हें पैदा करना इतना मुश्किल क्यों होता? पूरी रात तक पेन में थी। मैं तो कहती हूँ उस रात में उसकी आधी जान चली गई थी। फोन कट करने के पहले भी आंट फैंग उसको वही पुरानी एडवाइस दे गई। अपनी माँ की बात सुनो, अपने पिता को एक्सेप्ट कर लो, ज्यादा जिद मत करो, तुम्हारी माँ बहुत स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अंत में हर उस औरत की तरह जिन्होंने अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने एक और गहरी सांस ली और बोली, सालों बाद सही, पर वो आदमी अब वापस आ गया है। शायद अब तुम दोनों का वक्त बेहतर हो। वार्ड वापस जाने से पहले चेंगफाई ची हॉस्पिटल के इन पेशेंट ब्लॉक के नीचे फ्लावर बेड के पास लंबे वक्त तक ठंडी हवा में बस यूं ही खड़ा रहा। अब सारी तस्वीर उसके सामने धीरे धीरे क्लियर होने लगी थी। चेंगजिन जब एस सिटी गई थी, शायद पहली बार उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखी थी, और वो डिसीजन लेना पड़ा जो उसके लिए आसान नहीं था। और जब सालों बाद जब वो उस औरत के सामने खड़ी हुई थी, तो उसकी आंखों में वही पुराना दर्द था, और शायद उसी दर्द की झलक चेंगफाई ची ने भी महसूस की थी। फिर जब उसने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना था कि उन लोगों ने किस तरह चेंगजिन को फोर्स किया था, एक रिच ईगोइस्टिक फैमिली की पूरी फिल्मी कहानी जैसी उसके सामने खुल गई हो, जहाँ एक लड़की जो सब कुछ होने के बावजूद दुनिया से लड़ रही थी, और एक लड़का जो एक दूसरे से जुदा रहकर भी जुदा नहीं रह पाया। चेंगफाई ची के लिप्स पर एक हल्की सी ताने भरी मुस्कान थी, वही पुरानी ट्रैजिक लव स्टोरी, बस इस बार उसके माँ बाप के वर्जन में। अगर कोई और होता तो शायद जिंदगी के प्रेशर और दुनिया के नजरिए के आगे कब का मिट जाता। बस सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये पुरानी टीवी ड्रामा वाली कहानी वैसे ही चलती गई जैसे स्क्रिप्ट में लिखा गया हो, और आखिर में एक इंसान जो कहता था कि वो एक्स्ट्रा है, उसको ही अपनी जिंदगी के बदले तकदीर का बोझ उठाना पड़ा। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब लोग ये सब बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। तुम्हारा फ्यूचर के लिए तो सब हो रहा है ना, कहकर कोई मानो सहारा दे रहा हो। और हाँ, वो आदमी तो तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर भी तो है। उसने अपनी पॉकेट से एक बिजनेस कार्ड निकाला। वो नाम पढ़ते ही उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग जागी, एक साथ अजीब भी लगा और कुछ पुरानी यादों जैसा भी। उसे वो उस वक्त की याद आई जब बचपन में लोग उस पे हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे कि वो बाप के बिना पैदा हुआ है। और फिर उसे याद आया कि वो वक्त जब उसने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की ताकि कोई ये ना कह सके कि उसके पास बाप नहीं था, इसीलिए वो अधूरा है, कमजोर है।
पर उसकी माँ की नज़र में ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। किसी को ये नहीं पता था कि जब उसने पहली बार पढ़ना सीखा था तब उसने चुपके से अपनी माँ का फोटो एल्बम खोला था। उनमें से एक पुरानी 3 लोगों की तस्वीर भी थी और बस एक ही आदमी के फोटो के पीछे लिखा था कुछ, ये जेंग। यही 2 लफ्ज उसके दिल में हमेशा के लिए छप गए थे। टीवी पर, न्यूज़पेपर में और लोगों के जरिए वो नाम हमेशा उसके आसपास घूमता रहता था, पर वो कभी भी उस नाम को फादर के टाइटल के साथ जोड़ नहीं पाया था। फिर चाहे यी जेंग ने आज कितनी ही बार उसके सामने खुद को डैड कहा हो। चेंग फाई ची ने गहरी सांस ली, पर उसके सीने पर जो भारी बोझ था वो हल्का नहीं हुआ, बल्कि उसका असली वजन बन गया था, जैसे एक पहाड़ उसके ऊपर गिर पड़ा हो। उसने बिजनेस कार्ड पे लिखे हुए नंबर को एक बार देखा और फिर फोन उठाकर नंबर डायल किया। तो गाइज, आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। गुड नाइट।